हे गाइस एंड वाओ चैनल की इस एक्सप्रेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा ओलेग माजिनो और फाद के खतरनाक प्लेयर यानी कि कराका के बीच में फाइट, जहाँ पे हमने पहली बार ओलेग माजिनो की पावर को एक्शन में देखा कि वो इतना पावरफुल है कि उसकी एक फिंगर भी फाद के एक स्लेयर से ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेड थाइसा की पावर के बारे में थोड़ा सा पता लगा कि कैसे ओलेग माजिनो ने हेल्जो को ये पावर दी थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रैमजाद भी यूई जात पर अटैक कर दी थी, यानी कि 13 मंथ के घोस्ट के ऊपर। वही पैरेलली बैम भी अब हेल्जो के कासल में आ चुका है अपने टेस्ट को पास करने के लिए। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले लाल वाले बटन को दबा दें, इस समय चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो स्टोरी में देखते हैं आगे। हम देखते हैं ग्रैंड ली को, जो कि पूरी तरह शॉक था और बैम को कहता है कि तुमने इसे मार दिया। इसी के साथ ही बाकी लोग भी काफी शॉक थे, यानी कि बैम भी, जहाँ पे ली कहता है कि यही है शायद वो असली पावर जो हमारे मसीहा के अंदर होगी। पास में खड़ी रेचल भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, जो कि अपने मन में सोच रही थी कि इस इमॉर्टल क्रिएचर को जिसके अंदर सोल भी नहीं है वो कैसे मारा जा सकता है। क्या ये थ्रोन की पावर है जिसका यूज ही बैम ने किया। वहीं भी पीछे खड़े माता और हॉक ने भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे, जहाँ माता हॉक ने को कहता है क्या तुमने देखा भी क्या हुआ हॉकनी। हॉक ने भी इस इंसिडेंट को देख के पूरी तरीके से शॉक था। जहाँ पे हम बैम को देखते हैं जिसकी तारीफें ली काफी ज्यादा कर रहा था और कह रहा था तुमने हमारे इमोर्टैलिटी स्पेल को भी तोड़ दिया। बैम को ये चीज उतना समझ में नहीं आई थी, इसलिए वापस से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है इमोर्टल से। जहाँ पे ली उसे समझाता है कि जो पर्सन वही मरा ये एक तरीके से इमोर्टल था और कहीं मारा नहीं जा सकता था, लेकिन तुम्हारी पावर हमारी इमोर्टैलिटी की स्पेल से भी ज्यादा पावरफुल है और इसलिए तुमने उस स्पेल को तोड़ दिया। और ली चीज से काफी हैप्पी था क्योंकि उसे लगा था कि अब इनके लोगों के लिए अब फाइनली एक उम्मीद की किरण जाग गई है। जब बाकी की तरफ बैम भी इस चीज को सुने काफी सरप्राइज था, वहीं पे ली वापस से इसके सामने बैठ गया था घुटनों पे, ये कहते हुए कि थैंक यू सेवियर, आप हमें बचाने के लिए आ गए। जब बैम उसे ऐसा करने से रोकता भी है, लेकिन नेचुरल समझाती है कि मानने वाला नहीं है, इसे ऐसा करने दो। वहीं पे लिया पहले से काफी कॉन्फिडेंट था और वो मैम को कहता है कि हमें जल्दी से जाके डी शा को बचा लेना चाहिए, सर आप ही वो हैं जो कि हेल्जो को डिफीट कर सकते हैं। या कुछ मोमेंट बाद ही हम देखते हैं सभी को भागते हुए। जब वहीं पे हॉक नी मैम को बताता है तो अपने लेफ्ट में देखो जहाँ पे काफी सारे लोग थे, यानी कि यहाँ के आर्मी कमांडर्स और सोल्जर्स जो काफी डरे हुए थे और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। इनके अंदर अब हड़कंप पहले से भी ज्यादा मच गया था क्योंकि अब कैसल के अंदर भी कोई मारा गया था, जिसको लेके लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। इनका कहना था यहाँ से भागो क्योंकि यहाँ पे एक किलर है जो कि कासल में सभी इमॉर्टल बींग्स को मार रहा है। यहाँ पे ग्रैंड लीन सबको को काफी एंजॉय कर रहा था और कह रहा था गद्दारो तुम्हें बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम लोगों को ऐसे ही मर जाना चाहिए, देख लो हमारे सेवियर की पावर। लेकिन रेचल यहाँ पे एक चीज नोटिस करती है ली के बारे में कि पक्का इसमें कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टेड है डी शा को बचाने में, ना कि हेल्जो को हराने में। जहाँ पे हम देखते हैं इस खौफ की वजह से पूरा का पूरा कासल खाली हो गया था लगभग, और ये लोग काफी आराम से अपने रास्ते जा सकते थे। वहीं पे हम देखते हैं उस प्रिजन के पास जहाँ पे डी शा लॉक है, वहाँ पर र्यून की टीम और कून वगैरह भी पहुंच गए हैं। वहीं इस तरफ कून भी चीजों को एनालाइज कर रहा था और वो मन में सोच रहा था कि र्यून के बारे में कोई चीज तो यहाँ पे अलग से फील हो रही है, और उसका माइंड उसे बार बार ये कह रहा था कि कैसे र्यून जो कि यहाँ पे हेल्जो से एक्चुअल में बदला लेने आई थी, लेकिन वो हेल्जो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है, बल्कि वो डी शा को बचाने के चक्कर में लगी हुई है तब से। और यहाँ पे कून सिर्फ एक ही कंक्लूजन में पहुंचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि र्यून ने उन सभी से झूठ बोला है, और हो ना हो र्यून का एक अल्टोरियर मोटिव है जहाँ पे वो चाहती है कि वो डी शा से मिले पहले, ना कि हेल्जो को एलिमिनेट करे। वहीं दूसरी तरफ बैम और उसकी टीम भी इस जगह पर आने वाली थी, जहाँ पे हम बैम को देखते हैं जो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देता है और जंप कर जाता है विंडो के पास, जहाँ पे माता के पूछने पर उसे समझाता है कि सीधे रास्ते जाने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे काफी सारे एनिमीज हो सकते हैं, इसीलिए शॉर्टकट रास्ता ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन इस विंडो से वो नोटिस करता बाहर ग्रैंड जहाद को, जो कि यूरी के साथ फाइट करने लगी थी। और अब बैम को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस थोड़े से टाइम में ऐसा क्या हो गया कि दोनों प्रिंसेस आपस में लड़ रही हैं। और अब बैम डिसाइड करता है कि चाहे कुछ हो जाए उन दोनों को रोकना बहुत ही जरूरी है। जब हॉक ने चीज को देखकर समझ जाता है कि बैम क्या करने वाला है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर शिनशु यूज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि साउथ सिटी में सारे शिनशु को कंट्रोल करने वाला जो है, और अगर यहाँ पे फ्लाइंग शिनशु बैम यूज करता है तो काफी ज्यादा डेंजर हो सकता है उसके लिए। जब माता इनके रेस्क्यू में आता है और कहता है कि चलो इसका यूज करते हैं, जहाँ पे वो एक लीच का यूज करने वाला था, और वो खुद भी सरप्राइज जाता है चीज को देखकर कि आज से पहले चीज कभी भी काम नहीं की थी, और इन दोनों कहता है कि चलो इसका यूज करते हैं, हम एक ट्राई तो दे ही सकते हैं कम से कम। वही बाहर में यूरी और ग्रैमजाद के बीच में जो फाइट चल रही थी वो काफी ज्यादा इंटेंस भी हो गई थी,
वही हेल जो तब से वहां पे खड़ा था अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, वो सोच रहा था कि क्रैप, अब ये कौन आ गया बीच में। फिर हम देखते हैं उस घोस्ट को जिसने कि यूरी की बॉडी पे काबू कर रखा था। वो ग्रैमजाद को देख के कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि एकदम से यहाँ पर कौन आ गया, तुम पक्का उसकी यंगर सिस्टर हो क्या? तुम्हारा नाम ग्रैहम जहाड है, यानी कि यूरम जहाद की छोटी ट्विन बहन। इन दोनों को बिजी देख के पीछे से आर्मी कमांडर यानी कि सैंचेज एक वीक स्पॉट निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जहाँ पे हेल्डो से रोकने की कोशिश करता है कि अभी अटैक मत करो, लेकिन बैम यूरी को यहाँ पर उस अटैक से बचा लेता है, बीच में आकर अपने सेंसू कंट्रोल इंडेसेंट बॉम्ब का यूज करके। जहाँ सोचता है थोड़ा सा भी एक्सट्रीम हो गया लेकिन ये काम कर जाएगा। जहाँ पे प्रिंसेस को भी जगाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ इवान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर यूरी तक उसके बाद क्यों नहीं पहुंच रही, क्योंकि वो देखने में तो कॉन्शियस ही लग रही है, लेकिन उसके बाद एक्चुअल में हुआ क्या है। और वहीं पे वो ग्रैमजार्ड को भी नोटिस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैमजार्ड घोस्ट के साथ बातचीत करती है, जहाँ कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं हूँ ग्रैमजार्ड, मैं यंगर सिस्टर हूँ यूरम जहाद की, जिस तुम्हारे वजह से रैम्पेज पे चली गई थी जब उसने इग्नाइट किया था 13 मंथ सीरीज को बहुत समय पहले। जब ये इंसिडेंट हुआ था उस समय मेरी बहन जहाद फैमिली के द्वारा दिए गए एक मिशन पर थी, और वो मिशन इतना डिफिकल्ट था कि उसे दोनों 13 मंथ सीरीज वेपन को इग्नाइट करना पड़ा उससे निपटने के लिए। लेकिन 13 मंथ की गोस्ट प्रिंसेस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसके माइंड को खराब कर दिया, जिसकी वजह से एक रैम्पेज पे गई, उसकी सेंसेस काम करना बंद कर दी और उसने मर्डर कर दिया सभी लोगों का जितने भी वहां पे प्रेजेंट थे, चाहे वो कोई एलाइज हो चाहे कोई एनिमी। और चीजें बस इतने पे नहीं रुकी, उसने एक प्रिंसेस की भी जान ले ली थी। और यूरोम के इस कांड की वजह से हमारी पूरी फैमिली के नाम पर काफी ज्यादा कलंक आ गया, यहाँ तक कि हमारी फैमिली इतने खतरे में आ गई कि हमें पब्लिक का एनिमी घोषित कर दिया जाने वाला था। और उस समय मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे खुद अपने हाथों से अपनी ट्विन सिस्टर की जान लेनी पड़ी। जहाँ पे घोस्ट जिसने यूरिजात की बॉडी पे कब्जा कर रखा है वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे याद आ गया, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे सब चीजें देखकर। जहाँ पे ग्रैमजात थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी और कहती है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुमने उसे काफी एंजॉय किया था, क्योंकि तुम्हारा मोटिव यही है, क्योंकि तुम प्रिंसेस को आपस में लड़वाना चाहती हो, तुम उनके अंदर हेट पैदा करती हो एक दूसरे के लिए और इसी में तुम्हें मजा आता है। और वैसे भी यही प्रॉमिस तो तुमने जहाद के साथ किया था, है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? यहाँ पर ये घोस्ट यानी कि यूरिया भी स्माइल करने लगती है और कहती है वो तुम्हें सही में बहुत सारी बातें पता है। यहाँ पे ग्रैंडजाद थोड़ा सा तो उदास हो गई थी, लेकिन कहती है तुमने बिल्कुल ठीक समझा, जब मेरी सिस्टर मारी गई उसके बाद मुझे 13 मंथ की आइडेंटिटी पे काफी ज्यादा सस्पेशन हो गया था, और इसीलिए मैंने उसकी सच्चाई जानने के लिए काफी सारी चीजें की ताकि मैं जान सकूं कि आखिर वो क्यों एक रैम्पेज पे चली गई थी। और यही वो रीजन भी था कि मैं चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देख पाई जब एना जहाद वाला इंसिडेंट हुआ। और इस इंसिडेंट के बाद ही मुझे पता लगा कि आखिर स्पिरिट क्या करती है 13 मंथ सीरीज के अंदर, और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था जहाद के साथ। मैं भी काफी ज्यादा शॉक हुई थी चीज जान के कि 13 मंथ एक्चुअल में एक सोल कंटेन करती है, एक ऐसी आत्मा जो कि फेल हो गई थी जहाद के इनिशियल सिलेक्शन प्रोसेस में प्रिंसेस को फाइंड करने में, जिसके रिजल्ट में तुम लोगों ने बाकी प्रिंसेस से काफी ज्यादा नफरत की, और तुमने एक डील भी इन किंग के साथ यानी कि किंग जहाद के साथ कि तुम सभी स्पिरिट 13 मंथ सीरीज के अंदर रहोगी और दूसरे प्रिंसेस को तड़पाती रहोगी। जो भी प्रिंसेस 13 मंथ को इग्नाइट करती है तुम उन प्रिंसेस की बॉडीज के ऊपर काबू कर लेती हो, और तुम उनके बॉडी का यूज करके अपने मन से बहुत सारी चीजें करवाती हो, दूसरों से मर्डर करवाती हो, यहाँ तक कि बहुत सारे प्रिंसेस की जान भी तुमने यही करके ली है। और इसके रिजल्ट में ऐसा होता है कि जो प्रिंसेस वापस से ठीक होती हैं तो उनके ऊपर मर्डर का और रैम्पेज करने की वजह से एक केस चलाया जाता है, जैसा कि ज़ाद हमेशा करता है सभी केसेस में, और वो उन्हें पागल घोषित करके उन्हें एग्जीक्यूट करवा देता है। और इसी चीज का यूज करके तुमने 5 प्रिंसेस को सेक्रीफाइस भी कर दिया अभी तक, और इसी गंदी सी ट्रिक का यूज करके ज़ाद आज तक किसी भी प्रिंसेस को सारे 13 मंथ सीरीज गैदर करने से रोकता आ रहा है। गोस्ट जब ये बात सुनती है तो कहती है फिर तो कितनी परफेक्ट बात है ना कि तुम्हें सारी बातें पता है, तो चलो यहाँ से निकलो और मुझे अकेला छोड़ दो। जब मैं आज के इंसिडेंट को और यूरी की बॉडी को एंजॉय कर लूंगी अच्छे से, उसके बाद मैं अपने आप ही गायब हो जाऊंगी। और जब तुम्हें इतनी बात ही पता है तो तुम्हें यही पता होगा कि मैं एक हफ्ते से ज्यादा इस बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। जिसके जवाब में ग्लैमजाद कहती हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी, मैं इसे भी इनसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि कोई नहीं कह सकता कि इस एक हफ्ते के टाइम में तुम कौन सी इंसेन चीजें यूरी की बॉडी का यूज करे करोगी। वही ग्लैमजाद अपने पीछे से एक बेल निकालती है, जिसे दिखाते हुए कहती है कि मैं इस बेल ऑफ डॉन का यूज करके तुम्हें फोर्स कर दूंगी इस बॉडी को छोड़ने के लिए। जहाँ गोस्ट थोड़ा सा सोच में पड़ी थी कि भला ये क्या चीज है, वहीं पे दूसरी तरफ ग्लैमजाद ही ऑर्डर देती है कि क्रांग का डीएक्टिवेट करो इनविजिबल मोड को।
जहाँ ये बंदा जो कि ग्रैमजात के लिए काम करता था यूरीजात की तरफ कुछ थ्रो करता है, जिस चीज को यूरी भी नोटिस कर लेती है और उसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है अपने अटैक के साथ, ये कहते हुए कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन वो हमारी तरह की काफी सरप्राइज हो जाती चीज देख के कि जो चीज की तरफ थ्रो की गई थी वो एक क्लॉथ था, यानी कि एक कपड़ा जो कि काफी मिस्टीरियस वे में उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है अपने अंदर, और बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो उस क्लॉथ को अपने ऊपर से नहीं हटा पाती। जो फ्रस्ट्रेशन आप लोग देख ही सकते हैं, जहाँ पे वो ग्रैमजा से कहती भी है ये वाला कौन सी चीज है जो कि मेरी बॉडी को कवर कर रही है, इसे हटाओ यहाँ से। जहाँ पे ग्रैमजा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये नहीं हटने वाला, ये एक एंशिएंट क्लॉथ है जो कि सॉर्सरर्स यूज करते थे इविल बींग्स को ट्रैप करने के लिए। यहाँ पे यूरी काफी सारी धमकियां भी देती है ग्रैमजात को कि इसे तुरंत हटाओ यहाँ से वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन ग्रैमजात का कहना था कितने लंबे समय के बाद मैं तुम्हें ऐसे फंसे देख सकती हूँ, मैंने काफी रिसर्च की थी बहुत सारी स्पेल्स के ऊपर काफी लंबे समय से, और इसीलिए मैंने काफी मेहनत करके काफी सारे इंचेंटेड आइटम्स को जमा किया इतने लंबे समय में, ताकि जब तुम मेरे सामने अपेयर हो तो मैं तुमसे बदला ले सकूं। और इसीलिए मैंने बेल ऑफ डॉन का भी यूज किया था जो कि एक टाइम पे आर्लिन का हुआ करता था। इसके अंदर इतनी खतरनाक पावर है कि इसकी घंटी की आवाज जो भी सुनता है वो सारी इविल स्पिरिट इससे दूर भाग जाती हैं, और इस बेल की साउंड सुनने के बाद भी तुम भी यूरी की बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, जिसके साथ ही ग्रैमजा का यूज करने लगती है। इवान ऐसे यूरी को ट्रैप देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन ग्रैमजा उसे रोक लेती है। यहाँ पे हम पहली बार ग्रैमजा का एक काफी खतरनाक रूप देखते हैं, जहाँ पे वो इवान को डराते हुए आंखों से देखते हुए कहती कि डोंट गेट इन माय वे। प्रेशर इतना ज्यादा था कि इवान भी इसको सहन नहीं कर पाता और चाह के भी यूरी की हेल्प नहीं कर पाता। दूसरी तरफ ग्रैमजा अब इस प्रोसेस के एंड पर ही थी, जहाँ कहती कि चलो इन चीजों को खत्म करते हैं, और ये भी कहते हैं कि एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि तुम मुझे यहीं पे मिल गई, क्योंकि वैसे भी तुम्हें ह्यूमिलेट करने का और तुम्हारी बेइज्जती करने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। जहाँ एक तरफ ग्रैमजा इस बेल का लगातार यूज कर रही थी, वहीं पे जो घोस्ट थी 13 मंथ की वो काफी ज्यादा गालियां दे रही थी और बुरा वाला कह रही थी ग्रैमजा को कि बिच मैं तुम्हें मार दूंगी, जैसे मुझे मौका मिलेगा अगली बार किसी की बॉडी को कवर करने का मैं वैसे ही सबसे पहले तुम्हें ढूंढने वाली हूँ और तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी। लेकिन तभी एकदम से पीछे से हेल जो आ जाता है जो कि इस एंशिएंट क्लॉथ को यूरी के ऊपर से रिमूव कर देता है, जिसे देखकर ग्रैमजा काफी ज्यादा गुस्सा हुई थी। जहाँ पे हेल जो कह रहा था तुम क्या सोच रही हो क्या करने का, मुझे इतने लंबे अरसे के बाद एक फाइनली एक क्लू मिला है ताकि मैं जाको छोड़ के जा सकूं, और तुम इसे मारने की हिम्मत कर रही हो वो भी मेरे सामने। वही हेल जो कि यूरी के बगल में खड़ा था उसे कहता है तो क्या अब तुम चाहती हो मेरी मदद करना या नहीं। यूरी जब इसको नोटिस करती है इसकी तरफ देख के कहती है तो मैं तुम्हें क्या कहूँ पार्टनर, जिसके साथ ही अपनी ग्रीन एप्पल का यूज करके हेल्जू को एक खतरनाक अटैक से दूर कर देती है। हेल्जू इस बिहेवियर से काफी ज्यादा फाइनली इरिटेट होकर कहता है कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था अपने आप को होल्ड बैक करने की, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है, मेरे चिल रहने की भी एक लिमिट है। लेकिन सभी लोग तभी सरप्राइज जाते हैं जब पीछे से बैम आ जाता है यूरी यूरी चिल्लाते हुए, जहाँ पे हेल्जो के साथ ही ग्रैम भी उसे नोटिस कर लेती है क्या ये ज्यूल ग्रेस है। एक तरफ बैम यूरी के पास आ गया था, वहीं पे हेल्जो पूछता है कि बोला तुम कौन हो अब। वही बैम जो कि यूरी काफी क्लोज था उससे पूछता है कि बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो आउटसाइड में थी फ्लोर ऑफ डेथ के, तुम बोला यहाँ कैसे पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते ग्रैमजात को जो काफी ज्यादा सरप्राइज हुई थी एक चीज को नोटिस करके, जहाँ वो नोटिस करते कि यूरीजाद वापस अपने सेंसेस में आ गए, यानी कि जो घोस्ट का इफेक्ट था उसके ऊपर वो हट चुका है। हेल जो दूर से सोच रहा था इनको देखकर क्या आखिर ये लिटिल पंक्स कौन है, अब ये वाला क्या कर रहे हैं। वो इनके पीछे माता और हॉकनी भी थे जो कि हेल्जो को नोटिस कर लेते हैं और बैम को सावधान करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन तब तक हेल्जो फ्रस्ट्रेशन के मारे गुस्से में पागल हो गया था, जो कह रहा था तुम लोग मेरी नर्व्स में आते जा रहे हो और अब मैं अपने आप को नहीं रोकने वाला। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है और एक मजीनो को जो कि इन सभी लोगों को उनके बैग के साथ कैरी करते हुए लेके जा रहा था। ये ऐसा करना एक्यूरेट हुआ कि ये लोग एक मजीनों के पीछे जा रहे थे, जहाँ पे मजीन उनको कहता भी है कि तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, काफी यार डेंजरस हो सकता है। जहाँ पे वैनम कहता है हम लोग काफी यार डरे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे मॉन्स्टर्स है और स्लेयर्स है हमारे आसपास, इसलिए हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। जहाँ पे यूरा कहती है कि रेचल भी जो कि कासल में ही है। इन लोगों के पूछने पर ये लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे तो हमें पता है कि आप किसी डेंजर जगह जा रहे हो, लेकिन क्या ये जो नाम का जो बंदा है सही में इतना पावरफुल है। जहाँ एक मजीनो कहता है कि हाँ ये सही में काफी पावरफुल है, या ऐसा कहे कि जा की जो लिमिटेशंस हैं उनके बीच में तो वो इनविंसिबल है एक तरीके से, और इन चीजों को और भी ज्यादा डेंजरस तब बना देती हैं जब खुद और एक मजीनो किसी बंदे के बारे में इस तरीके से कह रहा है। और एक मजीनो ये बताता है कि जो रेड थाइड्सा था वो हेल्जो के पास है, जो कि एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर की बॉडी से आया था जिसका मर्डर एंड्रू ने कर दिया था पास्ट में।
ऐसे सेम उन पे हेल्डो इन सभी को रिग्रेट दिलाने की सोच में था कि इन लोगों ने कैसे इसको इरिटेट किया, फ्रस्ट्रेट कर दिया यहाँ आकर। वही उरेक मजीनो से हमें ये चीज पता लगती है कि कैसे जो रेड था ऐसा वो एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटर का चाइल्ड है एक तरीके से। वही हम देखते हैं हेल्डो को जो कि अपनी पावर्स का यूज करने लगा था और कह रहा था कि मैं तुम सभी लोगों को रिग्रेट फील कराने वाला हूँ कि तुम यहाँ पर आए क्यों। वही दूसरी तरफ बैम भी अब उसे नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि शायद यही बंदा हेल्डो है। वहीं पे इसकी पावर को देखकर बैम भी थोड़ा सा एंग्जियस फील कर रहा था अंदर से। वहीं पे बैम नोटिस करता है कि यूरी का सर काफी भारी हो रहा है और उसके सर में दर्द हो रहा है, जो देखकर बैम को कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन ग्रैम्स कहती है वियोल ये देखो, और वो एंशिएंट क्लोथ उसकी तरफ करके वो से बोलती है कि शायद वो तुम्हारी आवाज सुन के थोड़े से समय के लिए अपने सेंसेस पे आ गई थी, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगी ऐसे, तो मैं इस कपड़े का यूज करके उसे कवर करना होगा। ये लोग इसमें बिजी थे। पीछे से हॉकिंग चिल्ला के बैम को अलर्ट करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे हेल्डो का अटैक आने वाला है। जहाँ पे हम पीछे देखते हैं बैम और यूरी को, जो कि उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, और यूरी कह रही थी कि कैसा हैंगओवर है, जबकि मैंने तो कोई ड्रिंक भी नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेल्डो का एक पहला नेम अटैक यानी कि वीक बीम, जो कि देखने में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मजीनो को और बाकी लोग को, जो कि इस चीज को बात सुन के काफी कंफ्यूज हो गए थे कि एडमिनिस्ट्रेटर का चाइल्ड कैसे हो सकता है। तो मजीनो कहता है ये मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए तुम्हें समझाया है, ऐसे तो ये मुश्किल है, लेकिन तुम कह सकती हो कि एडमिनिस्ट्रेटर का एक चाइल्ड एक तरीके से। ऐसे कोई नहीं जानता कि एडमिनिस्ट्रेटर चाइल्ड कर भी सकते हैं या नहीं, या शायद ये भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की बॉडी जो कि मर चुका था रिबॉर्न करने की कोशिश कर रही थी एक फॉर्म में। जब मजीनो ये भी कहता है कि लेकिन चाहे कुछ भी हो वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ साउथ सिटी तक ही था। यहाँ पे उसकी मेमोरीज के थ्रू यानी कि एक मजीनो की कुछ पास्ट इंसिडेंट्स से थ्रू हमें पता लगता है कि कैसे उसने उस मॉन्स्टर से पहली बार देखा जो फ्लोर डेथ पर आया था लास्ट टाइम। और मजीनो उस टाइम पे नोटिस करता है कैसे इस मॉन्स्टर के अंदर कुछ सिमिलर पावर है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर की हुआ करती थी, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा वीक था। और उस टाइम में मजीनो को लगा कि उसकी क्या करना चाहिए, उसे ये चीज समझ में नहीं आई थी। फिर उसने डिसाइड किया कि उसे पावर किसी को दे देनी चाहिए जो इसका अच्छे से यूज कर सके किसी अच्छे काम के लिए, और इसलिए उसने ये पावर दे दी हेल्जोक को, जिसको वो उसी होल के अंदर मिला था। और एक मजीनो ने ये पावर देते वक्त हेल्जो को ये भी कहा था कि इसका कुछ अच्छा यूज करना इस मॉन्स्टर की पावर के लिए। जब प्लेजेंट में लोग इससे पूछे थे तो क्या हेल्जो कोई बुरा बंदा नहीं है, जिसपे उरिक मजीनो जो कि उस टाइम पे हेल्जो से मिला था वो एक छोटा बच्चा सा लगता था, और कहता है कि ऐसे तो उसमें मुझे वो काफी अच्छा बच्चा लगा था। उस टाइम जैसा उसका नेचर था मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आगे चल के वो डिक्टेटर बन सकता है, और उसे मैंने हेल्जो के अंदर एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल देखा था, इसलिए मैंने वो पावर उसे दी थी। लेकिन मैं अब उसके पास जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए ताकि मैं उससे पूछूं कि ऐसा क्या हो गया जो इतना ज्यादा बदल गया। सेम टाइम पे जहाँ पे इतनी अफरा तफरी थी हर जगह, हम देखते हैं रून की टीम को जो कि डीशा को रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे। लेकिन कून यहाँ पे बीच में ही रून को रोककर उससे पूछता है कि इससे पहले कि हम डीशा से मिले मैं तुमसे कुछ चीजों को जानना चाहता हूँ। वही रून जो कून की क्यूरियोसिटी देखती है तो उससे पूछते है कि तुम क्या जानना चाहते हो, जहाँ कून कहता है कि डीशा नाम के बंदे के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से हेल्जो से वो हार गया, और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे मिलने के लिए, जब हमें पता है कि वो पहले जो से हार चुका है, तो उसके पास भला ऐसी कौन सी पावर हो सकती है जिसका यूज करके हम हेल्जो को अब हरा सके। क्या है तुम्हारे पास किस तरह का अलग तरह का प्लान है। उन फाइनली सीधे सीधे कहता है क्या तुमने हमसे कोई झूठ कहा था हमें यहाँ लाने के लिए, हमें सच्चाई अभी बता दो। जैलून इस बात को सुनती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। जैकून कहता है हाँ हाँ अब बोल भी दो, तुमने सारी स्टोरी अपने मन से बनाई है कि तुम्हारा कुछ ग्रज है जो के खिलाफ, और रियलिटी में तुम्हारा गोल हेल्जो से निपटना नहीं बल्कि डीशा से मिलना है। बोरो इस बात को सुन के पूछता है कि आखिर कौन तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कौन से झूठ की बात कर रही हो, और वैसे भी हमने अभी देखा था ना कुछ समय पहले एक गाइड की बनी हुई बॉडी को। लेकिन कौन इन लोगों की बातों में नहीं आने वाला था। वो कहता मैं सर्टेन हूँ, मेरी एनालिसिस से कहती है कि तुम झूठ बोलकर यहाँ पर इस कासल में आई हो, तुम्हारा जो से बदला लेने का कोई इरादा नहीं है बल्कि तुम किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो। और चीज का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि तुम यूरी जात को एज अ बेट यूज कर रही हो, जबकि वो एक अकेली ऐसी केपेबल पर्सन है जो कि हेल्जो को बहुत आराम से मार सकती है। कहती है कि ऐसी अच्छी बात नहीं है अपने दोस्तों पर बिना किसी वजह के सस्पेंशन करना। कौन कहता है बात इतनी सिंपल नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस है। और कौन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि पहली चीज तो तुम्हारा एटीट्यूड एज अ गाइड, तुम यहाँ पर आई थी वियोल की गाइड बनकर ताकि तुम थ्रोन फ्रैगमेंट को ढूंढ सको, लेकिन तुम अभी अलग ही जर्नी पर जा रही हो और तुम अवेंज करने की कोशिश कर रही हो अपने फेलो गाइड को। और जैसा गाइड का नेचर होता है मुझे नहीं लगता कि कोई अपने पर्सनल बदले के लिए अपने गाइड की जर्नी को प्रायोरिटाइज ना करे
और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे और एल यानी कि वो लड़की जो इन्हें पाथ दिखाई थी, इन दोनों के अंदर थोड़ा सा भी सैडनेस या एंग्रीनेस नहीं दिखता उस मरी हुई गाइड को लेकर। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हेल्डो के पास थ्रोन फ्रेगमेंट है ही नहीं, क्योंकि अगर उसे होता तो फग अभी तक उससे चीज ले चुका होता और तुम्हें भी बात पता होती। तुम यहाँ पर सीधे थ्रोन फ्रेगमेंट लेने के लिए आती, ना कि डीशा से मिलने के लिए। और इसीलिए मेरी एनालिसिस कहती है कि तुम हमारा यूज करियो ताकि तुम डीशा नाम के इस बंदे से मिल सको और उससे थ्रोन फ्रेगमेंट के बारे में जान सको क्या इनकी इसमें कोई कनेक्शन है। जहाँ पर रूनम हंसने लग जाती है और कहती है, मैं काफी सरप्राइज हूँ कि तुम एक्सट्रीमली क्लोज टू करेक्ट आंसर तक पहुंच गए अपने आप ही। कोरा थोड़ा खुश दिख रहा था और कहता है, मुझे पता था, लेकिन बोरो तो पूरा सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये क्या कह रही है। और बोरो ये पूछता है कि क्या हमने जो कॉर्पस पहले देखा था यानी कि मरी हुई लाश, क्या वो नकली है। थोड़ा सीरियस हुए कहते हैं कि नहीं, वो चीज सही थी और जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि हेल्डोन उसे मार दिया था, वो बात भी एकदम सही थी। यहाँ तक कि ये बात भी सही है कि मेरा पर्सनल ग्रज है जो के खिलाफ, लेकिन मैं अपने बदले को सब चीजों से ऊपर नहीं रख सकती क्योंकि मेरा एक पर्पस है मेरी जिंदगी का गाइड करना। और डीशा नाम का जो बंदा है, ये जो प्रिजन में बंद है, वो किसी भी शेप में नहीं है फाइटिंग के, तो ऑफ कोर्स वो तो हेल्डो को नहीं हरा सकता। लेकिन उसकी पावर एक मेन पॉइंट नहीं है जिसके लिए हम उसके पास जा रहे हैं, बल्कि एक आइटम है जो कि उसके पास है, और वो इम्पोर्टेंट आइटम ही वो कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। और हमें बता जाता हूँ उस आइटम के बारे में जिसका नाम था सोल स्टीयरिंग लाडल। उसमें काफी लोग सरप्राइज हुए थे कि भला ये कौन सी चीज है। जरूर एक्सप्लेन करते एक मैजिकल आइटम है जो कि डीशा और डीजा यूज करते थे स्पिरिट रूम बनाने के लिए, यानी कि जहाँ पे सभी लोग की आत्माओं को रखा जाता था। और उन्हें ये बताती है, तुमने वो स्टोरी तो सुनी होगी ना डीशा और डीजा के बारे में कि उन्होंने कैसे स्पिरिट रूम बनाया था। जब एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे वन ऑफ द आइटम जो कि उस चीज को यूज करने में बना था वो था सोल स्टीयरिंग लाडल। इसके अंदर ऐसी मिस्टीरियस एबिलिटीज होती है जिसके थ्रू सोल के अंदर इसको स्कूप करके भरा जा सकता है। इसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसका यूज करके बाकी सोल्स को बाइंड किया जा सकता है एक साथ, जो कि पहले से यूनाइटेड नहीं थी एक दूसरे के साथ। और इसी एक आइटम का यूज करके उस रूम से सारी सोल्स को भी निकाला जा सकता है, यानी कि स्कूप किया जा सकता है जैसे कि आइसक्रीम कर सकते हैं कि चम्मच से। अब उसे कोई पूछता है लेकिन इस चीज के पीछे तो हेल्जो था काफी समय से। जब रून कहते हैं बिल्कुल सही, हेल्जो को लगता है कि ये चीज टूट चुकी है और अब एग्जिस्ट नहीं करती, और इसी गुस्से में उसने डीशा को कैद कर रखा है। जहाँ पे हेल्जो जब ये चीज चाहता था तो उसके सामने डीशा ने एक लाडल को तोड़ दिया था और उसे लगता है कि आइटम अब खत्म हो चुका है। और वो लड़की जो ने यहाँ तक लेकर आई थी यानी कि एल, उसने काफी लंबे समय तक हेल्जो की कासल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके जासूसी काम काफी लंबे टाइम तक किया, यहाँ तक कि एल भी दूसरी बार ही हेल्जो के अंदर आज आ पाई है। वहीं पे दूसरी तरफ यानी कि वो जो डेड बॉडी तुमने देखी थी, वो गाइड भी इस इन्फिल्ट्रेट करके इस कासल में इसीलिए आई थी ताकि उस लाडल का पता लगा सके, लेकिन हेल्जो ने उसे पकड़ लिया और वो मारी गई। अब कून कहता है, तो भला इस सोल लाडल का तुम लोग क्या करना चाहते हो, तुम इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। जिसमें रून कहती है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लाडल किसी और को चाहिए, एक काफी इंटरेस्टिंग पर्सन को जिसका नाम है मड्राको। कून कहता, क्या तुम उस मड्राको की बात करी जो कि वर्कशॉप बैटल में था। जाविरून कहती, हाँ बिल्कुल सही, ये एक मर्चेंट व्यापारी है जो कि दोनों तरह से काम करता है, यानी कि फक के साथ भी इन्वॉल्व रहता है और वर्कशॉप में भी। और अगर मैं तुम्हें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दूं, यानी कि वो प्राइवेट आर्मी वो मैड्राको की ही थी जो कि फ्रैगमेंट को स्नीक करके किस तरह से फ्लोर डैश से निकाल के बाहर ले गई थी फक के लिए। ऐसा तो एक कंफर्म नहीं है, लेकिन रूमर्स कहते हैं कि दूसरा थ्रोन फ्रैगमेंट भी उसी के पास है अभी। और जैसा ही तुम्हें पता ही है, वर्कशॉप बैटल के बाद ये बंदे ने फक के बड़े बड़े ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव को अपना दुश्मन बना लिया है, और उसके बाद से ही वो किसी ऐसे क्लाइंट को ढूंढ रहा है जिसको थ्रोन फ्रैगमेंट एक प्रॉपर प्राइस पे बेच सके। लेकिन मड्राको को काफी लंबे समय से, यानी कि वो काफी डेस्परेट एक चीज को पाने के लिए, और वो आइटम कुछ और नहीं बल्कि सोल स्ट्रिंग लाडल था। और अर्जुन कहती है, क्या तुम क्रोनोलॉजी समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारा प्लान ये था कि हम लाडल को किस तरह निकालेंगे और उसके बदले हम ट्रेड कर लेंगे थ्रोन फ्रैगमेंट का। वैसे तो हमें वो रीजन नहीं पता कि मड्राको को आके सोल लाडल क्यों चाहिए इतनी इम्पोर्टेंटली, लेकिन हमारे लिए थ्रोन फ्रैगमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है, और यही वो रीजन था हम यहाँ पर आए। मैंने तुम लोग का यूज किया ताकि हम किसी से उस लाडल को पा सके, और इसीलिए मैं हेल ट्रेन पे तुम लोग से पहले यहाँ से निकल गई थी ताकि मैं प्रिपेयर कर सकूँ सारी चीजें एडवांस में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वियोल यहाँ पर आ पाएगा और खुद से थ्रोन फ्रैगमेंट को निकाल पाएगा, क्योंकि ये जगह उतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है और चीजें यहाँ पर उतनी सिंपल भी नहीं कि तुम बस जाकर कोई भी चीज कर लो। ऐसा मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे वियोल एकदम से गायब हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो मेरे प्लान का पार्ट नहीं था। जहाँ पे अब कौन इन सारी बातों सुने कहता है कि इसका मतलब तुम यूरी ज़ात को प्योरली एज अ बेट यूज कर रही हो ताकि तुम डिस्ट्रैक्ट कर सको हेल्जो को।
जावेद कहते हैं बिल्कुल सही। हम ये भी नोटिस करते हैं कि रेचल और डीली ये सारी बातों को दूर से सुन रहे थे अपने लाइट हाउस से, जहाँ पे रेचल को सारी बातों का पता लग गया था कि कैसे सोल स्टिंग लाडल कितना इंपॉर्टेंट है और ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यून कह रही थी कि ऐसे तो बहुत अच्छा होगा कि अगर यूरी साहब जो को हरा दे, लेकिन अगर वो मारी भी जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं लाडल लेके यहाँ से एस्केप कर जाऊंगी और मैं तो उसे पहले से ही पसंद नहीं करती क्योंकि वो वियोल के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिताती है। फिर रेचल तो शॉक हुई थी इस चीज को सुन के, वहीं भी जब लीस के बारे में सुनता है तो वो सोचने पड़ जाता है कि आखिर ये लड़की लैडल के बारे में कैसे जानती है। फिर रूम कहती है कि अब तुम्हें सारी सच्चाई पता लग चुकी है तो तुम्हें अब एक चॉइस करना है, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे और उस लाड को ढूंढोगे और यहाँ से एस्केप करोगे वियोल को ढूंढते हुए, या फिर तुम लोग जाके यूरिजात को सारे सच बता दोगे और मेरा पूरा प्लान खराब कर दोगे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर तुम सेकंड ऑप्शन चूज करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वही हम देखते हैं ली को जो कि अभी तक छुपा हुआ था सीधे सामने आ जाता है ये कहते हुए इंट्रूडर्स। लेचर इस चीज को देखकर काफी शॉक हुई थी कि ली क्या कर रहा है। वहीं पे ली का कहना था कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि तुम डी शाह के लड़ू को चुराना चाहते हो। जहाँ पे ली ये अनाउंस कर देता है कि मैं ग्रैंड डी ली जो कि नॉर्थ सिटी का रूलर है तो मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। जब बोन और बाकी लोग सोच रहे थे कि व्हाट द हेल ये कौन सा बंदा आ गया, वही पहली बार हमने ली का एक दूसरा नेचर देखा जहाँ उसकी आंखों में एक अलग तरह का नशा था जो कह रहा था कि सोल स्ट्रिंग लाडल हमारा ट्रेजर है और इसे कोई नहीं ले सकता, हम ऐसे भला किसी को भी नहीं दे सकते। बाहर कासल के हम देखते हैं हेल्जो को जो कि अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में था और कह रहा था हंसते हुए कि तुमने देखा मेरी ओवरवेलमिंग पावर को, मैं अभी भी काफी ज्यादा होल्ड बैक कर रहा हूँ, तो क्या तुम्हारा प्लान है मेरे साथ कोऑपरेट करने का। लेकिन तभी वो नोटिस करता है इसके सामने तो कोई है ही नहीं, जहाँ वो गुस्सा होकर कहता है लिटिल प्लांट्स तुम लोग कहाँ निकल लिए। जहाँ हम देखते हैं एक छोटी सी लीच को जिसके अंदर ग्रैंडजाद और बैम होते हैं, जहाँ पे बैम को ये देखकर काफी अजीब लगता है कि ग्रैंडजाद काफी सरप्राइज हो गए सुन के कि डी शारो से टेस्ट में हेल्जो को हराने के लिए कहा है जिसके बाद उसे थ्रोन फ्रैगमेंट की लोकेशन का पता लगेगा। ग्रैंडजाद काफी ज्यादा गुस्सा थी और कह रही थी क्रेजी बास्टर्ड, ऐसे तो मुझे पता है कि उसका दिमाग सनका हुआ है लेकिन कैसे इतना लालची हो सकता है। वहीं इसी सेम टाइम पे यूरी भी अपने सेंसेस में पूरी तरह से आ गई थी जो कि बैम को गले से लगा लेती है कहते हुए कि मुझे लगा जैसे मैं कोई स्कैरी ड्रीम देख रही हूँ। बैम उसे रोकने की कोशिश भी करता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है एंजॉय करने का, लेकिन तभी ग्रैंडजाद लात मार के यूरी को गिरा देती है ये कहते हुए क्या तुम्हें अभी समझ में नहीं आया यू ट्रबल मेकर। बैम से यूरी को लात खाते देखकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जहाँ पे ग्रैंडजाद कहती है कि तुम सभी लोगों को एस्केप कर लेना चाहिए यहाँ से और तुम सभी को मेरे साथ नॉर्थ सिटी चलना चाहिए क्योंकि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो फिर यहाँ कुछ भी हो सकता है। यूरी पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो ग्रैंडजाद, जहाँ पे वो कहती है कि जो यहाँ पे जल्दी आ जाएगा और वो साउथ सिटी का सबसे पावरफुल वॉरियर है। वैसे तो मैं अगर अकेली होती तो मैं एस्केप कर जाती लेकिन इतने सारे लोगों के साथ ऐसा करना मुश्किल है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे जाके ब्लॉक करूंगी और तुम लोग इस टाइम का फायदा उठाकर एस्केप करोगे। और ग्रैंडजाद यहाँ तक कहती है कि शायद डेस्टिनी कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो लेकिन उस बोटे के टेस्ट के लिए मैं तुम्हें हेल्जो से लड़ने तो नहीं दे सकती। अब बैम कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर टेस्ट देने के लिए ही आया था तो चाहे कितना भी डेंजरस क्यों ना हो मैं टेस्ट को पास करूंगा, थ्रोन फ्रैगमेंट लूंगा। तो यूरिजात कहती है कि मैं भी इसके साथ हूँ क्योंकि हमें वापस जाना होगा, इस किड के जो दोस्त है वो अभी इस कासल के अंदर है। जब बैम को पता लगा कि कून और बाकी लोग कहाँ पर थे इतनी देर से, पूरा बैम तो ग्लैम को सीधे कह देता है क्या मेरे दोस्त वहाँ पर है तब तो मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इवान को जो कि यहाँ पर आ गया था और गैरम को नोटिस करता है और वो कहता है कि वेट ये तो प्रिंसेस गैरम जहाद है। यहाँ पे इवान इसे पहले से जानता था और इसे देखकर पहचान जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही मात और हॉकनी भी देखते हैं जो जमीन पे बैठ गए थे। हॉकनी काफी स्ट्रेंज बिहेव किया था जस्ट अभी 1 मिनट पहले और यहाँ पे माता बैम को कहता है कि हॉकनी ने अभी अभी मुझे कुछ बताया बैम, उसने कहा कि उसने फ्यूचर में कुछ बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल देखा है या ऐसा कहें कुछ ऐसे लेवल पे चीजें देखी है जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था अपनी इस मिस्टीरियस आइज का यूज करके। और हॉकनी यहाँ पे अब खुद समझाता है कि अगर हम ऐसे ही जाते रहे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, हम लोग को हेल्जो के प्लेस तक जाना होगा। हॉकनी अब यहाँ पे खुद ही बोलने लगता है, वो कहता है कि अगर ऐसी चीज चलती रही तुम सभी लोग मारे जाएंगे, हमें एक खास जगह पे हेल्जो को लेकर जाना होगा जो जगह मैंने फ्यूचर में देखी थी। ये लोग पूछते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हॉकनी ने एक्सप्लेन करता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पे ही एक एंट्रेंस होल है जो कि कनेक्ट करता है चीजों को नॉर्थ सिटी से, वहाँ पे कोई ऐसी चीज अपेयर होने वाली है जो कि हमारी हेल्प करेगी। यहाँ पे ग्रैंडजाद कहती है कि कौन सी चीज हमारी हेल्प करेगी, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। जब माता से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि मैं एग्जैक्टली श्योर तो नहीं हूँ वो कौन सी चीज है लेकिन इसकी वजह से हम सभी लोग सरवाइव कर सकते हैं और प्लीज आपको हॉकनी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। हॉकनी ने आज तक जो भी चीज देखी है वो सारे फ्यूचर सही हुए हैं।
तो ये झूठ नहीं बोल रहा। जहाँ बैम भी बीच में आ जाता है और कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है, मैंने डी शाह से बात की थी जब इन्होंने बताया था कि हॉकनी की जो आंखें है वो खुद उनकी दी हुई हैं, जो कि फ्यूचर देख सकती हैं और हमें उस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। जब इस बात को सुनती है कि इसके डी शाह की आंखें हैं, तो उसे लगता है कि शायद ये काम आ सकती हैं और वो अब हॉकनी से पूछती है कि मुझे डिटेल में बताओ कि तूने फ्यूचर में क्या देखा था। दूसरी तरफ हेल जो इनका लगातार पीछा कर रहा था, जहाँ पे उसको गवर्नर से कहता हुआ है कि मास्टर जो आप और कितनी दूर तक इनका पीछा करेंगे, हमें वापस चल के कैसल में देखना चाहिए। लेकिन हेल जो अब इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका था, वो कहता है मेरा अब कोई मूड नहीं है, मैं इनके पीछे जाके रहूंगा, तुम यहाँ से निकल लो। कहने के साथ ही अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और काफी तेजी से इनका पीछे आने लगता है। वहीं जैसे एग्लूमेंट पे वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, वो देखता है एक धुंध वाली जगह पर। जैसी वो जगह हटती है, वो देखता है सभी लोग को एक साथ, जो देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि कब से तुम लोग एक टीम में हो गए। जहाँ पर हम सभी लोग को देखते हैं, यानी ग्रैमजाद, यूरीजाद, हॉकनी और बैम वगैरह को। वो इनके जस्ट पीछे हम उस जगह को भी देखते हैं जिसके बारे में हॉकनी ने बात की थी थोड़ी देर पहले, और ग्रैमजाद सोच रही थी कि ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ से बाहर निकलेगी और हमारी हेल्प करेगी। इन दूसरी तरफ और एक मस्जिद को भी देखते हैं जो कि कराका वाली उस जगह से यहाँ इस तरफ पड़ रहा है और सोच रहा है कि कहीं मैं लेट ना हो गया हूँ हेलजो से मिलने में। हॉकनी की इसी फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ ही आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, जहाँ पे हॉकनी ने फ्यूचर में कुछ ऐसा देखा है जहाँ पे कोई उनकी हेल्प करने वाला है या कोई चीज, लेकिन वो क्या होने वाला है। वहीं पे और एक मस्जिद भी अपने रास्ते निकला हुआ है जो हेलजो की कासल इधर पड़ रहा है और वो हेलजो से बात करना चाहता है कि ऐसा क्या हुआ जो बदल गया। वही हमें ये चीज पता लगी कि कैसे हेलजो की जो पावर है, यानी कि रेड थाइसा, वो खुद एडमिनिस्ट्रेटर का चाइल्ड है जो कि रिबॉर्न करने की कोशिश कर रहा था एडमिनिस्ट्रेटर की डेड बॉडी से, जो कि एक मस्जिद को मिला था एक होल के अंदर। वो आखिर उसका क्या पोटेंशियल है, क्योंकि हमें पता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, या ऐसा कहे वो टावर गॉड की दुनिया में किसी रियल गॉड से कम नहीं है। तो आखिर ये रेड थाइसा कितना पावरफुल होने वाला है और हेलजो जिसके पास ये चीज है वो कितना ज्यादा डेंजरस हो जाएगा इन सभी के लिए। तो आने वाली वीडियो में आपको पता लगेगा कि इनकी हेल्प कौन करने वाला है और हेलजो को डिफीट करने में लोग सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं। तो इस वीडियो के आंसर आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर हमें सजेस्ट करें कि आपको और कौन चीजों के ऊपर वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।